हम जानना चाहेंगे कि हर एक आर्टिस्ट के लाइफ में फर्स्ट सोलो शो का बहुत बड़ा योगदान होता है। तो आपका कैसा अनुभव रहा पहले सोलो का, और ये सोलो शो किसने ऑर्गेनाइज़ किया था? 2005 अगस्त को मेरा फर्स्ट सोलो शो जहांगीर आर्ट गैलरी में हुआ और वो गैलरी भी बियॉन्ड के द्वारा हुआ था। और शो बहुत ही अच्छा रहा। और उसके बाद मुझे एक नई पहचान मिली एज ए आर्टिस्ट, क्योंकि सोलो शो था और एक फर्स्ट सोलो आर्टिस्ट के लिए बहुत मायने है। तो शो अच्छा रहा। तो जो विजिटर थे, बायर्स आ रहे थे, वो सब उनसा लगता था कि यह तो बहुत बड़ी उम्र का आर्टिस्ट होगा, क्योंकि वो मैच्योरिटी उन लोगों के हिसाब से इतना मैच्योर काम था। पर जैसे ही वो लोग मुझे मिलते थे और मुझे देखते थे तो कई लोगों की कमेंट तो ऐसे आए कि अरे आप तो बहुत अभी छोटे हो। तो अब मुझे भी हंसी आती थी, पर जैसे कि मैंने पहले बताया, क्योंकि हाथों के नीचे से इतना काम निकला है, तो वो शायद वही कारण रहा होगा जो काम में उन लोगों को इतना शार्पनेस और मैच्योरिटी दिखी होगी। तो बस धीरे 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 फिर ग्रुप शो होते गए। और फिर 2007 में मेरिडियन कैंप हुआ, तो उसमें पार्टिसिपेट किया। फिर 2008 में ओबेरॉय कैंप हुआ। और फिर ग्रुप शो में तो काफ़ी जगह काम डिस्प्ले होने लगे। और फिर 3-4 और कैंप, एक केरला में वो राजन कृष्णन करके आर्टिस्ट है, वो अभी दुनिया में नहीं है, पर उनका ही वो फार्म हाउस, तो उन्होंने मिलकर वो ऑर्गेनाइज किया। तो वहाँ भी जाने का मौका मिला। वो उनका स्टूडियो बहुत अच्छा था। कैंप केरला में भी हुआ। जो राजन कृष्णन करके एक आर्टिस्ट थे, वो अभी इस दुनिया में नहीं है। उनका काम मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता था और वो बहुत अच्छे इंसान भी थे। तो उनके साथ मैंने मेरिडियन कैंप किया था। फिर राजन कृष्णन और गैलरी बियॉन्ड ने मिलके राजन कृष्णन के फार्म हाउस और उसके स्टूडियो का स्पेस इतना बड़ा था कि उन लोगों ने वहाँ एक कैंप अरेंज किया। तो उसमें तकरीबन हम 12-15 आर्टिस्ट थे। तो वो एक अच्छा अनुभव रहा और राजन जी से बात करने का भी मौका मिला। और बस फिर धीरे धीरे काफ़ी ग्रुप शो में काम गया। फिर बॉम्बे में गैलरी बियॉन्ड में ही एक सोलो शो और हुआ और ग्रुप शो वगैरह चलता रहा। और बीच बीच में मैं थोड़ा चेंज भी करता था काम को, पर बिल्कुल चेंज नहीं किया है अभी तक। और मैंने बीच में भी थोड़ा प्रयोग किया था कि कलर को लाइट किया था। फिर अचानक बीच में से फिर वो गायब भी हो गया। और फिर बीच में एक ऐसा टाइम आया जो आर्टिस्टों के लिए और आर्ट फील्ड के लिए थोड़ा निराशावादी टाइम था। वो जो 2008-9 के बाद जो पूरे विश्व में जो मंदी आई उसके कारण। पर मेरे साथ ज़्यादा प्रॉब्लम वाला नहीं रहा, क्योंकि मेरा थोड़ा थोड़ा चलता रहता था। तो टचवुड के भगवान की कृपा से यह सब मुझे ज़्यादा फेस करना नहीं आया। और मैं अभी भी जामनगर में रह के ही काम करता था, क्योंकि मुझे वहाँ अच्छा लगता था और मेरा ज़्यादा काम मैं कर पाता था। बस ये था कि मुझे अगर जाना है एग्ज़िबिशन के लिए या ये, तो मुझे काफ़ी लंबा सफ़र तय करना पड़ता था। बट मुझे अच्छा लगता था कि वो सब हो रहा था। और फिर ये सारा मंदी का टाइम ना, वो सब धीरे धीरे क्लियर हो रहा था। और मेरा काम रेगुलर हो रहा था, तो मुझे अच्छा लग रहा था। फिर एक टाइम ऐसा आया कि मेरे एक अहमदाबाद के फ्रेंड है, उन्होंने मुझे बोला आप अहमदाबाद आ जाओ। उनका नाम हेमांग भट्ट है।
और फिर उन्होंने मुझे बोला कि हम कुछ इसमें आर्ट में कुछ करना है तो आप क्या कर सकते हैं। तो मैंने कहा आप कैंप वगैरह करो। तो उनके साथ वो एक एकांत आर्ट करके एक फॉर्म चलाते हैं, जो उनके अंडर में हमने 3-4 कैंप, जो मेरा तो सिर्फ इतना ही होता था कि मैं आर्टिस्टों से बात करता था और उनको आने के लिए मनाता था, और बाकी सारा फाइनेंशियल और स्पेस वो उनका रहता था। तो एक ऐसा भी काम करके देखा। और इससे पहले भी मुझे यह सब करना थोड़ा अच्छा लगता था कि मैं एग्ज़िबिशन करूँ, ग्रुप शो करूँ। तो मैंने जामनगर में भी हालांकि 3-4 बार अच्छे शो किए, जो बाहर से आर्टिस्ट को लेके मैं जामनगर में उनके काम दिखाए। तो मैं चाहता था कि मेरे शहर में भी थोड़ा माहौल बने, तो वो चीज़ भी मैंने काफ़ी कोशिश किया और काफ़ी टाइम दिया उसमें, काफ़ी खुद का पैसा भी खर्च किया, और पर मुझे अच्छा लगता था इसलिए मैं ये सब कर रहा था। और फिर यहाँ अहमदाबाद आना हो गया मेरा। तो पिछले 5-6 साल से अभी मैं अहमदाबाद में हूँ और अहमदाबाद में काम कर रहा हूँ। और अभी 2-3 साल से फिर मैं 1-2 गैलरी से और जोड़ा, और वो गैलरी का नाम है बेंगलोर में किनकिनी आर्ट गैलरी। अभी वो मेरे लिए मेरे काम डिस्प्ले करते, मेरे काम सेल करते हैं। उससे पहले आर्चर गैलरी के साथ भी अभी मैं पिछले 5-6 साल से जो जोड़ा हुआ हूँ, वो भी मेरा काम अपनी गैलरी पे दिखाते हैं। तो धीरे धीरे यह सब चल रहा है और बस काम कर रहे हैं और अच्छा सब है, और आगे भी अच्छा चलता रहे। और काम में मैंने बीच बीच में कुछ चेंजेस भी किए हैं, और अभी जो मैं कर रहा हूँ वो जो पहले जो मेरे पेंटिंग थे उसमें बहुत डार्क कलर, ब्राइट कलर, एकदम कलरफुल मेरा प्लेट था। अभी मैं रिसेंटली जो कर रहा हूँ वो वाइट है। ऐसा मैंने रिवर्स कर दिया, जो ब्राइट कलर है उसको मैंने पीछे जाने दिया, और आगे मेरे वाइट और लाइट और एकदम स्मूथ जो कलर होते हैं वैसा प्लेट अभी मेरा चल रहा है। और बर्ड्स के साथ मैं ज़्यादा अप्लाई करता हूँ क्योंकि मुझे बर्ड्स पसंद है और मुझे नेचर पसंद है। और बीच में मैंने रियल पत्तों को चिपका के फिर उसके आगे पीछे बर्ड्स करने का भी कोशिश किया है। वो हालांकि मैं आगे सोच रहा हूँ कि आगे उसमें मैं काम करूँगा, पर फिलहाल अभी थोड़ा बिज़ी चल रहा है सब, तो वो थोड़ा प्रयोग करना अभी छूटा हुआ है, पर मैं आगे में वो चीज़ लेके जाऊँगा। मैंने पेपर वर्क बहुत कम किया है, वाटर कलर तो बहुत ही कम किया है। मेरा ज़्यादातर जो मीडियम है वो ऑयल है, और ऑयल कलर में मुझे काम करना अच्छा लगता है। ख़ास करके वो जो लेंसिड का स्मेल है वो उसके बगैर मैं रह नहीं सकता हूँ, क्योंकि वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। लोगों को वो थोड़ा, कई बार कई लोग स्टूडियो में आते हैं तो वो स्मेल्स उसको वो स्मेल नहीं लगती है, वो खुशबू नहीं लगती है, पर मेरे लिए वो खुशबू है। तो मुझे ऑयल कलर में काम करना अच्छा लगता है, और मैं शायद हो सकता है मैं पूरा जीवन शायद ऑयल के साथ ही मैं काम कर पाऊँ, क्योंकि मैं जिस तरह का काम करता हूँ वो मेरा रिजल्ट जो मुझे चाहिए वो ऑयल में मिलता है। तो शायद वो भी एक कारण है कि मैं ऑयल में ही करना पसंद करूँगा आगे भी। बाकी फिर आप देखते कि क्या होता है, कैसे जर्नी चलती है आगे, वो हिसाब से चलेंगे। हम जानना चाहेंगे कि जैसे पहले आपके काम भी ऐसे ट्रांसपेरेंट होते थे या आप कोई और रिवर्स टेक्निक में आप काम करते थे, तो वो प्रोसेस क्या थी वो हम जानना चाहेंगे। ये आपका क्वेश्चन बड़ा अच्छा रहा, अच्छा है। वो पहले मैं जो मेरे जामनगर में है ना, वेदर थोड़ा कूल रहता है, और पहले का जो मेरा प्रोसेस था वो थोड़ा ऐसा था
कि जो डार्क कलर है ना, जो मेरे कैनवास में, मैं ज़्यादातर मोनोक्रोम कलर में काम करता हूँ, एक ही कलर का लाइट डार्क के साथ खेलता हूँ मैं। तो जो डार्क होता है ना मेरे कैनवास में, जो सबसे डार्क, वो पूरा डार्क में पूरे कैनवास पे लगाता था। और फिर जो लाइट है ना, वो मेरे कैनवास में कहीं भी वाइट कलर का यूज़ नहीं होता था। वो मैं कलर को के कैनवास से रिमूव करके करते 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 लाइट जो दिखता है कि कैनवास में वाइट जो स्पेस होता है एक हल्का सा, वो वाइट स्पेस एक्चुअली कैनवास का वाइट ही है, कोई वाइट कलर नहीं है। और लाइट एंड डार्क का ही सारा अब अप्लाई करता हूँ मैं। तो पहले मेरा यह प्रोसेस था, पर जब मैं अहमदाबाद में आया तो अहमदाबाद इतना ड्राई है कि मेरा कलर इतना जल्दी ड्राई हो जाता है, तो मुझे वो काम करने का वक्त नहीं मिलता है उतना, तो कलर सूख जाते हैं, तो मैं उसको रिमूव नहीं कर पाता हूँ, तो वो मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा था। तो अभी मैंने उसको थोड़ा चेंज किया है। मैं एक एक स्पेस को पूरा डार्क करके या तो मिडल टोन करके उसको रिमूव करके, रिमूव करना तो अभी भी है ही, पर जो मैं बड़ा कैनवास करता था पहले, उसमें भी पूरा डार्क कर देता था। तो वो चीज़ अभी चेंज हुआ है। मैं कैनवास में थोड़ा थोड़ा पार्ट डार्क करके उसको रिमूव करके उसको फिनिश करके फिर दूसरा पार्ट करता हूँ। तो ये थोड़ा अब यहाँ की जगह के वेदर के हिसाब से मुझे ये चेंज करना पड़ा, और मैं अभी वो चीज़ कर रहा हूँ, और कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है। वही रिजल्ट मुझे मिल रहा है, इसलिए मैं सेटिस्फाइड हूँ कि वही रिजल्ट मेरा आ रहा है। और मेरे काम में जो जिसने भी लिखा है, उन्होंने एक चीज़ नोटिस किया है कि इसमें एक डिवाइन लाइट है, जो एक जो होता है ना, हम जब मेडिटेशन में बैठते हैं और हम जब ध्यान लगाते हैं तो हमें एक लाइट का फ्लो दिखता है। मैं भी, जैसे कि हमारी आगे बात हुई कि एक मेरे आध्यात्मिक गुरु है, उनसे मैंने नाम दीक्षा लिया हुआ है। उन्होंने मुझे मेडिटेशन कैसे करना है, उसमें क्या क्या होता है, कैसे प्रोग्रेस होता है, वो सब मैंने जाना है। तो वो लाइट में जब ऐसे मेडिटेशन में बैठता हूँ तो वो मुझे फील होती है। तो वही चीज़ मेरे कैनवास पे मैं आ रही है, और वही लाइट हर जगह स्प्रेड हो रही है पूरे कैनवास में। उसी लाइट का अस्तित्व से ही सारा मेरा कैनवास दिखता है। तो मेरे पेंटिंग में मेरा जो लाइफ है वो भी एक तरह से दिखता है कि मेरी लाइफ में मेरे आसपास क्या चीज़ें हैं। तो और बर्ड्स और नेचर, वो सब मन को सुकून दे देता है। तो मेरे कैनवास में वो चीज़ मैं करने की कोशिश करता हूँ कि मेरा काम देख के भी लोगों को वो फील हो, चाहे वो मेडिटेशन कर पाए ना कर पाए, पर उनके घर पे जब वो मेरा कैनवास लगे तो उनको हर वक्त वो चीज़ महसूस हो। और ऐसा होता भी है। कई बार क्लाइंट के मुझे मैसेज आते हैं कि आपका काम देख के बहुत अच्छा लगता है, तो हम रोज़ देखते हैं। अभी 3-4 दिन पहले जिसके लिए एक बड़ा कैनवास किया था, तकरीबन 10 बाई 15 फीट के आसपास का, तो उनका मैसेज अभी 2-3 दिन पहले आया। बोला आपका मैं रोज़ देखता हूँ, रोज़ मैं सोचता था आपको मैं मैसेज करूँ, तो आज मैं कर ही दिया आपको। क्या मुझे बहुत अच्छा लगता है, रोज़ उसके सामने बैठ के मैं चाय पीता हूँ और मुझे एंजॉय कर रहा हूँ मैं। तो मेरे लिए बस यही एक पैसा तो खैर मिलता है, पर ये जो चीज़ होती है कि भाई चलो मेरे काम को देख के किसी को सुकून मिल रहा है, तो मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात है। और बस मैं ऐसे ही लोगों के घर तक मेरे काम पहुँचे और उसको सुकून मिले। आर्टिस्ट का काम यह भी एक होना चाहिए कि अगर उसका आर्ट कोई ले रहा है तो वो जो ले रहा है उसको वो कितना अंदर से खुशी और सुकून देता है,
वो चीज़ भी मेरे मेरे हिसाब से मायने रखती है। आर्ट की दृष्टि से भी होना चाहिए और ये चीज़ भी होना चाहिए, जैसे म्यूज़िक में होता है। अब म्यूज़िक में हम कुछ भी बजा दे, कुछ भी ऐसे करें, पर वो जब आप जो सुनने वाले के माइंड में जब तक वो रिलैक्स फील नहीं कराएगा, उसको एक ऐसी अलौकिक जो शांति है, खुशी नहीं देगा, तब तक वो म्यूज़िक का भी मेरे मत से ऐसा है कि वो म्यूज़िक का भी कोई मतलब नहीं है। तो म्यूज़िक भी ऐसा होना चाहिए कि हमें भी खुशी दे, लोगों को भी खुशी दे। वैसे भी हर आर्ट का मेरे हिसाब से ऐसा होना चाहिए कि जो करने वाला है उसको भी सुकून दे और जो देखने वाला है उसको भी सुकून दे और जिसके वहाँ वो रहेगा उसको भी वो सुकून दे। तो मेरे हिसाब से आर्ट का मायने सही में मेरे को ऐसा लगता है, मेरे मत से, कि ये होने चाहिए। जी, और लास्ट में हम ये जानना चाहते हैं कि जो नए स्टूडेंट्स हैं व नए आर्टिस्ट हैं, उनके लिए आपका क्या कहना है, क्योंकि आप लोगों के अनुभव फील्ड का एक अलग तरह का है। तो नए जो विद्यार्थी हैं और जो छोटे छोटे कॉलेजेस में हैं, और उनके लिए आपका क्या मैसेज है। और एकदम लास्ट में हम चाहेंगे कि 2 मिनट आप चैनल के लिए ज़रूर कुछ बोलिए। थैंक यू। वैसे तो अभी पहले के हिसाब से इंडिया का जो आर्ट को लेके जो अवेयरनेस है वो अच्छी है और काफ़ी नए यंगस्टर लोग पेंटिंग को समझना और पेंटिंग कैसे होता है, आर्टिस्ट से मिलना, ये सब अभी अच्छे से हो रहा है। और मैं खुद भी देखता हूँ नए नए लोग काफ़ी जुड़ रहे हैं, आते हैं और अभी परचेज़ भी करते हैं। अभी धीरे धीरे लोगों को ये समझ में आने लगा है कि आप बड़ा घर बनाते हो तो इतना उनका बजट होता है। कई लोगों का तो घर में देखता हूँ तो कम से कम करोड़ों तक के होते हैं, उसका फर्नीचर, ये वो सब। तो मेरे कई बार लोग प्राइस पूछते हैं, फिर थोड़ा बार्गेनिंग की बात होती है, वो होता रहता है, वो हर फील्ड में होता है। पर मैं जो खरीदने वाला होता है, जो जिसका घर बन रहा होता है, कई लोग वो हिसाब से पेंटिंग खरीदते हैं, कई लोग अभी इन्वेस्ट के हिसाब से खरीदते हैं। तो मैं उनको यही बोलता हूँ कि आप इतना अच्छा घर बना रहे हो, आप इतनी अच्छी चीज़ें घर में ला रहे हो, तो आपके घर में आर्ट वर्क भी एक अच्छा होना चाहिए। आप सिर्फ आपके घर के आर्ट में सिर्फ आप अपना 5% भी बजट रखोगे तो भी आपको अच्छा आर्ट मिलेगा और वो आर्ट ऐसा होगा कि वो आगे चल के वो वेस्ट नहीं होगा। कि जैसे कि कई बार ऐसा होता है कि अच्छा घर बना है, अच्छा फर्नीचर खरीदा है, पर वो 5-6 साल या 8-10 साल में वो धीरे धीरे वो वेस्ट होने लगता है। वो फिर उसको चेंज करने की मन में ख्याल आते हैं। पर अगर आप एक अच्छा आर्ट वर्क ले रहे हो तो वो आपके अंदर वो ख्याल का भी नहीं आएगा, वो चेंज करने का आएगा, पर वो आपका कचरे में या तो गार्बेज में नहीं जाएगा। आपका फर्नीचर आप कितना भी महंगा लोगे वो जाएगा ही जाएगा, क्योंकि वो यूज़ हुआ है उतना। पर एक पेंटिंग ऐसी चीज़ है जो अच्छा आर्ट वर्क आप अपने घर में लगाओगे तो वो आगे चल के आपको, अगर आर्टिस्ट ने अच्छा किया है तो आगे चल के उसका वैल्यू बढ़ सकता है और बढ़ता ही है। और वो एक फ़ायदा अच्छा आर्ट वर्क लगाने से होता है। और मैं यही बोलता हूँ कि आप पूरे घर का जो आपने जो खर्च किया उसमें से 5% ही आपका आर्ट वर्क के लिए दो, तो भी आपको अच्छा आर्ट वर्क मिलेगा। तो बस मेरे लिए यही एक कहना है। और जो यंगस्टर जो अभी आ रहे हैं तो थोड़ा यंगस्टर के लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि जैसे ही वो फाइन आर्ट्स वगैरह उनका शुरू होता है, उनका काम अच्छा होता है, कई बच्चों का काम बहुत ही अच्छा होता है, पर
वो बच्चों का एक्सपेक्टेशन इतना हाई होता है, तो उसकी वजह से उनको थोड़ा सफ़र करने का हो जाता है। और कई बार मेरे काफ़ी फ्रेंड्स हैं जो मुझे पूछते हैं कि यार कोई अच्छा जो फ्रेश आर्टिस्ट हो उसका काम हम खरीदना चाहते हैं, तो आप देखो कि किसका ले। तो मैं बोलता हूँ कि ये अच्छा काम है, पर जब वो प्राइस की बात आती है तो वो फ्रेश स्टूडेंट जो अभी 2-3 साल भी नहीं हुए वो इतना प्राइस बोलते हैं। तो वो जो मेरे फ्रेंड्स होते हैं, जो बायर्स होते हैं, वो बोलते हैं यार मनीष भाई ये इतना प्राइस बोल रहे तो इससे अच्छा है हम मास्टर्स खरीदें। और ये है, तो अभी हम तो चाहते हैं कि अच्छे बच्चे आगे बढ़े, उसका काम अच्छा है तो उसको थोड़ा पैसे भी मिल जाए, वो काम करे। तो ये सोच के भी मैं कई लोगों को बोलता हूँ कि आप ऐसा कर सकते हो, पर प्रॉब्लम ये हो जाती है कि वो फ्रेश जो हो स्टूडेंट जो आते हैं बाहर, वो उनका एक्सपेक्टेशन इतना हाई हो जाता है कि फिर वो थोड़ा प्रॉब्लम होता है। फिर कई बार ऐसा होता है कि उसका काम अच्छा होता है और कई लोग वो जो प्राइस बोलते हैं उसमें खरीदते भी है, पर अब वो परसेंटेज बहुत कम होता है, तो धीरे धीरे उसका सेलिंग नीचा होता है। और उसने कॉलेज में से निकलने के बाद ही इतना अच्छा वो पैसा मिलना ना वो सब देखा होता है, तो बीच में एक ब्रेक आता है, वो हर आर्टिस्ट में आता है वो ब्रेक में वो मायूस हो जाते हैं और फिर वो धीरे धीरे उसका काम में वो चीज़ आने लगती है। तो मेरा मानना ऐसा है कि जो स्टूडेंट बाहर आ रहे हैं वो अपने आप को फ्लेक्सिबल रखे, वो प्राइस के पीछे ना दौड़े, क्योंकि ये बहुत लंबा जर्नी है और इसमें तो आपको बहुत टाइम लगता है सक्सेस मिलने के लिए, और आपको इसमें साधना करना है। हाँ, पैसा मैं मानता हूँ जीवन के लिए ज़रूरी है, पर आप उसको शुरू में आप उसको ऐसे, मेरा सोच है कि आपका काम लोगों तक जाना चाहिए, इतना स्प्रेड होना चाहिए कि वो लोगों को आपकी चिंता रहे कि इसका काम मेरे पास है, ये आगे जाना चाहिए। वो आपके लिए प्रेयर भी करे, वो आपको एक पॉजिटिव एनर्जी भी दे। तो ये मेरा मानना है कि जो अभी जो आर्टिस्ट बन के बाहर आ रहे हैं कॉलेज से, वो ये ऐसा करेंगे तो उसके लिए बहुत अच्छा होगा, ये मेरा मानना है। बाकी तो उनकी मर्जी होती है। बिल्कुल। अच्छा, इस चैनल के लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? हाँ, अभी ये जो गोविंद विश्वास जी है, वो वैसे तो मैं काफ़ी टाइम से जानता हूँ और वो मुझे काफ़ी टाइम से ये चीज़ करने के लिए बोल भी रहे थे, क्योंकि उन्होंने काफ़ी लोगों के इंटरव्यू ऑनलाइन किए ये वो। पर मेरा थोड़ा ये सब में थोड़ा जो झुकाव है वो थोड़ा कम रहता है, और मुझे ऐसा लगता है कि कम बोलना मुझे ज़्यादा वो पसंद आता है। पर वो मुझे काफ़ी बार पूछते रहे, और ऑनलाइन में मेरा थोड़ा वो टेक्निकली भी मेरा थोड़ा वो वीक रहता है, तो मैं कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। तो अभी ऐसा मौका मिल गया कि उनका अहमदाबाद में सोलो शो चल रहा है, और मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि अगर आपका रहने का मेरे यहाँ होगा तो मुझे अच्छा रहेगा, तो आप मेरे यहाँ आके रहो, हम बातचीत करेंगे। तो बस ये मौका मिला, तो मेरा अभी वो सारा सब मेरे लिए जानने का कोशिश किया, और मेरा भी जितना हो सका उतना मैंने बताया इस चैनल के माध्यम से। और काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं आर्टिस्ट के लिए और आर्ट फील्ड के लिए, और मेरी शुभेच्छा है कि और वो और अच्छा करे। और ये काम के साथ साथ मैं उसको ये ख़ास बोलना चाहूँगा कि अपने काम पे भी फोकस रखे और बहुत ही आगे अच्छा काम करे और अच्छा मुकाम हासिल करे, ऐसी शुभेच्छा मेरी ओर से गोविंद जी को है। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष भाई, आपने इतना सारा समय निकाला इस बातचीत के लिए। और मेरे ख्याल से ये एक्सपीरियंस जो है वो फील्ड में काम करने वाले जो नए अपकमिंग आर्टिस्ट हैं, विद्यार्थी हैं, जो
जो फील्ड में थोड़ी भी रुचि रखते हैं उन लोगों को ये बातचीत ज़रूर पसंद आई होगी। और मेरे ख्याल से उनके जीवन में मार्गदर्शन के लिए बहुत सारी चीज़ें आपने बहुत सारा कुछ बताया, क्योंकि सबका एक जो जर्नी है बहुत अच्छे सकारात्मक नज़रिए से हम देखते हैं और उसी सकारात्मक पहल के साथ लोग आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आधे रास्ते में अपने फील्ड को दूसरे एक रास्ते में लेके जाते हैं टर्न। तो मैं चाहूँगा कि उन लोगों को भी ये मोटिवेशन मिले और सभी के जीवन से जो भी सकारात्मक चीज़ें हमें चाहिए वो लोग वो ले सके और अपनी जीवन को एक सकारात्मक रास्ता दें। तो बहुत बहुत धन्यवाद हम फिर से व्यक्त करना चाहेंगे। और ये इंटरव्यू बहुत सारा लंबा सेशन था, तो मेरे ख्याल से आप लोग सभी सेशन देखेंगे। भाग 3 तक है ये, पहला, दूसरा, तीसरा भाग ज़रूर देखिएगा तो आप लोगों को और मज़ा आएगा। तो इसी के साथ मैं आज की बातचीत को यहीं रोकता हूँ। शिखा चावड़ा जी का भी बातचीत है, तो उसके लिए भी आप लोग इंतज़ार ज़रूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।